Hello friends, welcome to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English. लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था रोमांटिक एज को. आज हम शुरू करेंगे विक्टोरियन एज. आज के लेक्चर में हम विक्टोरियन एज का हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड भी कवर करेंगे. ऐसा करने से हमारी लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और अगर पेपर में हमारे बिना पढ़े हुए भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हमें लिटरेरी बैकग्राउंड पढ़ने से या सोशल बैकग्राउंड पढ़ने से एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि उस टाइम का सिनेरियो क्या था. क्योंकि अगर आपने कभी सोचा हो तो लिटरेचर होता क्या है. लिटरेचर होता है मिरर टू द सोसाइटी. जैसा आपका समाज है वैसा ही आपका लिटरेचर होगा. ठीक है. सो क्वीन विक्टोरिया की अगर हम बात करें, क्वीन विक्टोरिया 1837 में रानी बनी थी एंड 1901 में उनकी डेथ के साथ ही इस एज को भी हम एंड मान लेते हैं. सो 1837 से लेके 1901 तक का जो पीरियड है वो विक्टोरियन एज का पीरियड कहलाता है. अब जो पिछली एज थी वो थी रोमांटिक एज. रोमांटिक एज में जो हम ये कह सकते हैं कि पोइट्री लीड कर रही थी. ज्यादातर जो पोइट्स हैं वो पोएम्स लिख रहे थे. नॉवेल्स उतने ज़्यादा नहीं लिखे जा रहे थे, बट इस एज में नॉवेल्स लीड कर रहे थे. बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जा रहे थे. अब अगर हम सोशल सेटअप की बात करें तो इस टाइम पर, इस एज में बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का माइंडसेट भी बहुत चेंज हुआ. और इन डिस्कवरीज की वजह से बहुत सारी मेडिसिन या बहुत सारी बीमारियों के इलाज मिलने की वजह से, सोशल कंडीशन सुधरने की वजह से जो लोगों का डेथ रेट है वो कम हुआ और लोगों की हेल्थ अच्छी होने लगी. हेल्थ अच्छी होने लगी तो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी. सो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल इस टाइम की पॉपुलेशन हो गई थी इंग्लैंड की. और ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन अभी भी कॉन्टिन्यूस चल रहा था. बहुत पीछे से, बहुत एलिजाबेथन एज से इनका कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है. इस टाइम पे कॉलोनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा और ब्रिटिश एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो गया था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने पिछली एज में भी देखा था कि रोमांटिक एज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था. बट इस टाइम पर इंग्लैंड जो है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन गया था. बड़ी बड़ी खोजें इस टाइम पर हो रही थी. कैमरा, टेलीफोन, इसके अलावा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, रेलवे ट्रैक्स को भी ये बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं उसका माल इनको बेचना था, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना था. तो उसकी वजह से इनको रेलवे ट्रैक्स भी बिछाने पड़ रहे थे. बहुत तेजी से उसके ऊपर ये काम कर रहे थे. तो इतनी सारी तरक्की जब हो रही थी कंट्री की, जब तरक्की हो रही है तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं. बट इसके साथ साथ एक बुरी चीज भी आई जो है गरीब और अमीर के बीच की खाई जो है वो बहुत बड़ी हो गई. अमीर लोग जो है वो और अमीर होते गए और जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते गए. फैक्ट्रीज लगने की वजह से एक चीज होती है, जब भी फैक्ट्रीज लगती हैं तो वहां पर बहुत सारे वर्किंग लोगों की जरूरत होती है. तो गांव से लोग शहरों की तरफ बढ़ने लगे. लोग जब शहरों की तरफ बढ़ने लगे तो शहर की जनता बढ़ गई. जैसे अगर हम इंडिया में देखें, जब भी कोई ऐसी स्टेट्स हैं, छोटे राज्य हैं या बड़े राज्य हैं जहाँ पर गरीबी है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आके बस जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से इंग्लैंड में भी जो गाँवों के लोग हैं वो शहरों में आने लगे, जिसकी वजह से शहरों की पॉपुलेशन बढ़ी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कि सैनिटरी कंडीशंस खराब हो गई. अब एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ने लगा इंडस्ट्रीज की वजह से. लोगों को लो वेजेस मिलने लगे. लो वेजेस से क्या मतलब है, अब जब बहुत ज्यादा नंबर में लोग आएंगे तो काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी. तो कोई किसी भी अमाउंट पे काम करने के लिए अग्री कर जाता था क्योंकि फिक्स अमाउंट नहीं था. सो लो वेजेस की एक प्रॉब्लम खड़ी हुई और लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम काम करने का सोचा, एक्स्ट्रा पैसा कमाने का सोचा, तो ज्यादा वर्किंग आवर्स हो गए लोगों के काम करने के. सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उस टाइम पे हुई और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया लोगों ने ढूंढा. ट्रेड यूनियंस बनने लगी, लेबर यूनियंस बनने लगी. जो एम्प्लॉयर्स थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनको भी मजदूरों को कंट्रोल करना था तो ट्रेड यूनियंस बने, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने. पर फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे जिसकी वजह से कुछ रेवोल्यूशंस भी शुरू हुए. एक रेवोल्यूशन इस टाइम पे जो फेमस है, 1832.
पिछली एज की बात है, रोमांटिक एज की बात है। 1832 में क्या हुआ था? 1832 में इंग्लैंड में पास हुआ था रिफॉर्म एक्ट। रिफॉर्म एक्ट जिसमें कि लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था। किन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था? जो मिडिल क्लास हैं और जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं। मिडिल क्लास के मेल लोग। अभी तक फीमेल्स को कोई राइट्स नहीं मिले थे वोटिंग के। फीमेल्स की कंडीशन तो वैसे भी इस एज में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सो रिफॉर्म एक्ट आया था। अब इसमें मिडिल क्लास लोगों को तो राइट मिल गए, अपर एंड मिडिल क्लास लोगों को, बट जो वर्किंग लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले। और यहाँ से उन लोगों को समझ में आने लगा कि अगर हमारे पास भी ये राइट्स होंगे तो हम अपनी सरकार को चूज कर पाएंगे जो हमारे फेवर में भी सोचे। सो 1836 में एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको हम चार्टिज्म मूवमेंट कहते हैं। चार्टिज्म मूवमेंट क्या है? चार्टिज्म मूवमेंट में वर्किंग क्लास ने कुछ डिमांड्स रखी गवर्नमेंट से, कुछ चीज़ों की मांग की कि हमारे लिए भी इस कंट्री में कुछ होना चाहिए, हम लोग भी यहाँ के सिटीजन्स हैं। सो 1838 से लेके 1848 तक 10 सालों में इस मूवमेंट के जो भावना थी, इस मूवमेंट का जो फैलाव था वो पूरी कंट्री में हो गया। एंड इस पूरी मूवमेंट का होल सोल एम था पॉलिटिकल राइट्स को गेन करना। इनकी एक्चुअल में 6 डिमांड थी, 6 डिमांड्स थी। वो 6 डिमांड्स आपको पता होनी चाहिए। वो 6 डिमांड्स मैं आपको बताती हूँ। और ये 6 डिमांड्स हमें क्यों याद करके जानी चाहिए या हमें क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि जैसे एनटीए की बात करो, एनटीए नेट की बात करो, तो ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। और अगर आप पिछले पेपर देखो, मेवात का पेपर देखो जो एचपीएससी पीजीटी का हुआ था, और अदर पीजीटी के एग्जाम्स देखो, तो वहाँ पर भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिले हैं। एंड मेवात वाली जो मैं बात कर रही हूँ उसमें एनटीए से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हरियाणा वालों ने उठाए हैं। तो हमें एनटीए के भी क्वेश्चंस देखने चाहिए। वैसे तो मेरी जो टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ उसमें मैंने कोशिश की है कि नेट से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं उठाऊं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ताकि अगर एज इट इज क्वेश्चन आपके उसमें भी आता है पेपर में तो आपको वो आता होगा। एंड आपको एक लेवल भी पता चलेगा कि एक डिफिकल्टी लेवल की तैयारी अगर आप करोगे और पेपर आसान भी आता है तो आपके क्लियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो जो 6 मेन एम्स थे इस पूरे चार्टिज्म मूवमेंट के, वो ये थी। फर्स्ट था कि सारे जो मेल हैं जो 21 ईयर्स हैं के एज के हैं या उससे ऊपर हैं उनको वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। एंड सेकंड था कि वोट जो है वो सीक्रेटली डाली जानी चाहिए, गुप्त मत होना चाहिए, ओपनली पता नहीं चलना चाहिए कि किसने किसको वोट डाली है। एमपी बनने के लिए भी प्रॉपर्टी होना जरूरी नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, वो ही इलेक्शन में खड़ा होगा या एमपी बनेगा जिसके पास प्रॉपर्टीज है। एमपी की सैलरी भी फिक्स होनी चाहिए। और एक इन्होंने डिमांड की थी कि समान आकार के चुनावी जिले हों। समान आकार के इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स का क्या मतलब है कि जैसे जितने एरिया के लिए कोई खड़ा है वो फिक्स हो, एरिया जो है इक्वली डिवाइड हो। हर साल इलेक्शन करवाए जाएं, ये भी उनकी एक डिमांड थी कि हर साल इलेक्शन होने चाहिए। पर ये सारा जो तामझाम हुआ इतने सालों, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी, इनकी कोई भी मांग नहीं मानी। बाद में बहुत टाइम बाद, जैसे 48 में ये खत्म हो गया था, 1867 में फिर से रिफॉर्म एक्ट पास किया गया जिसमें कुछ चेंजेस हुए। इनमें इनके चार्टिज्म मूवमेंट से कुछ कुछ चीजें ली गई, बट बहुत ज्यादा कोई खास फायदा हुआ नहीं। जो ये वर्ड है चार्टिज्म, ये कहाँ से आया था ये भी इंपॉर्टेंट है। चार्टिज्म जो वर्ड है वो थॉमस कार्लाइल ने एक ऐसे लिखा था चार्टिज्म के नाम से। उसी ऐसे से इस वर्ड को लेके इस पूरे मूवमेंट का नाम रखा गया चार्टिज्म मूवमेंट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। ये हो गया सारा पॉलिटिकल सिनारियो। इसके अलावा और क्या क्या चल रहा था इस एज में? फेमिनाइन कोड ऑफ कंडक्ट, फेमिनाइन कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग विमेन जो हैं उनको मोडेस्टी में रखा गया। मोडेस्टी में रखा गया का क्या मतलब है? क्या है ये फेमिनिन कोड ऑफ कंडक्ट? इसका मतलब है कि विमेन जो हैं वो मोडेस्ट कपड़े पहनेंगी, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी पहन के वो बाहर नहीं जा सकती। वो घर में रहेंगी, घर की एंजल बनकर वो घर को संभालेंगी, घर की जो हाउस होल्ड ड्यूटीज हैं उनको देखेंगी।
और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें उस फेमिनाइन कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर आती हैं। एंड फाइनेंशियली अगर कुछ करना है तो उनको डिपेंडेंट रहना है अपने फादर और अपने हस्बैंड, किसी ना किसी के ऊपर उनको डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा। वो अपनी खुद की इनकम जनरेट करने के लिए कुछ नहीं करेंगी। ये जो सारे पॉइंट है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये देखेंगे कि इस एज में जो वुमेन राइटर्स हैं, जो लिख रही हैं, जो पैसा कमाना चाहती हैं या जो अपने टैलेंट को आजमाना चाहती हैं, वो डायरेक्ट अपने नाम से अपने नॉवेल्स को पब्लिश नहीं कर रही हैं, या तो एनोनिमसली कर रही हैं या वो कोई पेन नेम, जैसे जॉर्ज एलियट, तो लड़कों वाला नाम उन्होंने रखा है क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी में इस चीज का ऑब्जेक्शन था। ठीक है, तो एनोनिमसली वो अपने वर्क्स को पब्लिश कर रही हैं। एंड मोस्टली जो वुमेन राइटर्स हैं उनके वर्क्स में हम देखेंगे उन्होंने उस टाइम का जो सोशल सेटअप है उसको रिफ्लेक्ट किया है, उसको प्रेजेंट किया है अपने नॉवेल्स में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए उस टाइम के सोशल सेटअप में विमेन की कंडीशन क्या थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इस टाइम पे हो रही थी वो है चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी क्या है? चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एडम एंड ईव की संतान नहीं है, बल्कि हमारा जो जन्म है, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं। और बंदरों के एवोल्यूशन से, उनके दिन पर दिन चेंजेस से ही ह्यूमन बीइंग्स बने हैं। सो एवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने ऐसे ही बिना सिर पैर के नहीं बोल दी थी। पहले के टाइम पे तो वैसे भी अगर कोई ऐसी चीज जो नेचर के या रिलीजन के खिलाफ कोई बोल रहा तो उस इंसान को सजा मिलती थी। बट इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक में अपनी इस पूरी थ्योरी को प्रूव किया। एंड इन्होंने पूरे रिलीजियस कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है उस टाइम की, विक्टोरियन एज की, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एंड इसके अलावा जो है एक फेमस चीज इस टाइम पे हुई 1851 में हुआ ग्रेट एग्जीबिशन। ग्रेट एग्जीबिशन क्या है? क्वीन विक्टोरिया ने ये बोला कि हमारा जो अब कंट्री है वो बहुत स्ट्रोंग हो गया है, हमारी जो ग्लोरी है वो दुनिया में हर जगह फैली हुई है, तो क्यों ना हम सबको अपनी कंट्री के बारे में डिटेल में बताएं, हम अपनी कंट्री की जो भी अच्छी चीजें हैं उसका एक एग्जीबिशन लगाएं। सो 1851 में एक एग्जीबिशन लगाया गया जिसको हम ग्रेट एग्जीबिशन कहते हैं। उस एग्जीबिशन में दुनिया के हर कोने से लोगों को इनवाइट किया गया। इंग्लैंड की अचीवमेंट्स वहां पे रखी गई, जो भी उनकी कॉलोनीज में अच्छा अच्छा सामान बनाया जा रहा था, जैसे इंडिया से मसाले, कपड़े, जो कुछ भी बनाया जा रहा था, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सामान बन रहा था, वो सारी चीजें, अच्छी चीजें वहां पर रखी गई। जो भी डिस्कवरीज हो रही थी वो वहां पर डिस्प्ले की गई और दुनिया भर से लोग उस एग्जीबिशन को देखने आए। ये जो एग्जीबिशन है ये क्रिस्टल पैलेस नाम की एक जगह पर हुआ था लंदन में। एंड जोसेफ पैक्सटन, ये नाम इम्पोर्टेंट है, जोसेफ पैक्सटन को ये सारी जिम्मेवारी दी गई थी उस पैलेस की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब ये जो सारी चीजें हुई, इसके अलावा यहाँ पर दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, विक्टोरियन वैल्यूज एंड विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, जिससे आपको शायद एक क्वेश्चन मिल जाए। सो विक्टोरियन वैल्यूज क्या है? विक्टोरियन वैल्यूज है उस टाइम की, विक्टोरियन एज की मोरल एंड सोशल वैल्यूज। सो ऐसी वैल्यूज फिक्स की गई कि सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है, सेल्फ हेल्प होनी जरूरी है, डिसिप्लिन, विमेन में मोडेस्टी होनी जरूरी है, सबके लिए एजुकेशन जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको विक्टोरियन वैल्यूज का नाम दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब है? अभी तक पिछली एजेस अगर आपने देखी हैं, एनलाइटनमेंट एज या रेस्टोरेशन एज या रोमांटिक एज, हर किसी में एक चीज जो है ओवर पावर कर रही थी या एक चीज जो है वो लीड कर रही थी। जैसे किसी एज में तो इमोशंस लीड कर रहे हैं, किसी एज में रीजन लीड कर रहा है, तर्क वितर्क लीड कर रहा है। तो इस टाइम के लोगों ने क्या किया कि हम हर चीज को मानेंगे बैलेंस करके। जैसे जब थियोरी ऑफ एवोल्यूशन आई
तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने रिलीजन को मानना छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि ठीक है, रिलीजन अपनी जगह है, साइंस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गॉड तक नहीं पहुंच सकती, गॉड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो उन्होंने कहा कि साइंस और रिलीजन साथ साथ चलेंगे, वेल्थ और एनलाइटनमेंट साथ साथ चलेंगे, इमोशन एंड रीजन साथ साथ चलेंगे। सो ये लोग कट्टर लोग नहीं थे, ये लोग टॉलरेंट लोग थे, इसीलिए इस टाइम पर शांति थी, पीस थी। और इस पीस की वजह से जहां पर भी पीस होगी, शांति होगी, वहां पर लिटरेचर फ्लरिश करेगा हमेशा। अगर आप पिछले भी या किसी भी टाइम का लिटरेचर ले लो, उसी कंट्री में लिटरेचर फ्लरिश करता है जहां पर टॉलरेंस हो, जहां पर शांति हो, जहां पर प्रोस्पेरिटी हो। सो इस एज में टॉलरेंस थी। ऐसा नहीं है कि लोग इतने कट्टर थे, जैसे पिछली एजेस में हमने देखा कि प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स की लड़ाई चल रही है, या एंग्लिकन्स हैं उनकी लड़ाई चल रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा इस एज में नहीं हुआ। इसको कहते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विक्टोरियन एज के सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल सेटअप के। ये सारे आप एक बार दोबारा से रिवाइज करना, 4-5 पॉइंट हैं, इसमें से क्वेश्चन हमें मिल सकता है, नहीं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। विक्टोरियन नॉवलिस्ट आज हम कवर करेंगे। बेसिकली ये लेक्चर हमने विक्टोरियन नॉवलिस्ट के लिए रखा है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पोइट्री और एसेइस्ट को भी कवर करेंगे। सो विक्टोरियन नॉवलिस्ट्स की अगर हम बात करें, सो नॉवेल्स जो हैं इस टाइम पे बहुत फ्लरिश हो रहे थे, और इस एज को लिटरेचर की गोल्डन एज भी कह दे तो कम है, क्योंकि इतने सारे नॉवेल्स इस टाइम पे लिखे जा रहे थे पूरे सोशल सेटअप के ऊपर। उस टाइम पे जो भी सोशल सेटअप था उसकी रिफ्लेक्शन हमें नॉवेल्स से पता चल रही है। एक और बात कही जाती है कि जो पिछली एजेस के मुकाबले में इस एज में हर साल 100 नए नॉवेल्स लिखे जा रहे थे, एंड बाद में ये जो नंबर है वो बढ़कर 1000 हो गया। यानी कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल 500 नॉवेल्स अगर पूरे साल में लिखे जा रहे हैं, तो बढ़ के वो 1000 और ऐड करके 1500 हो गए। तो इतनी ज्यादा बड़े नंबर पर लिटरेचर लिखा जा रहा था, इतने सारे नॉवलिस्ट इस टाइम पर थे। एंड इस टाइम पर एक और चीज है, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। ये वर्ड आप याद रखना, ये फ्रेज आप याद रखना। इस एज में कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स भी पॉपुलर हुए। ये एक टर्म है, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स। इसमें कौन से नॉवल होते हैं? इसमें ऐसे नॉवल होते हैं जिसमें कि इंग्लैंड की कंडीशन दिखाई जाती है। इस तरह के नॉवेल्स लिखे जा रहे थे। चार्ल्स डिकन्स, एलिजाबेथ गैस्कल, शार्लोट ब्रॉन्टे, इन सारे ऑथर्स के द्वारा लिखे जा रहे थे। ये बेसिकली क्या करते थे, इंग्लैंड के सोशल सेटअप से कहानियां उठाते थे, इंग्लैंड के सोशल सेटअप को कहानियों के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। जैसे अगर चार्ल्स डिकन्स का आपने कोई भी नॉवल पढ़ा है, तो चार्ल्स डिकन्स ने क्या किया? चार्ल्स डिकन्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स को अपने नॉवेल्स में दिखाया है। उनके सारे जो कैरेक्टर्स हैं आपने देखा होगा, वो जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, या उस टाइम पे जो गरीब लोग हैं, उनका डिस्क्रिप्शन उनके नॉवेल्स में हमें मिलता है। सो इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स। इसके अलावा मैंने आपको कुछ राइटर्स की लिस्ट दी है। इस पीरियड में वैसे तो बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं, बट इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 नॉवलिस्ट की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर शेयर की है। आप इन 10 नॉवलिस्ट के बेसिक बायोग्राफिकल डिटेल्स जरूर देखना, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देखना। किसी किसी के तो बहुत सारे वर्क्स हैं, किसी किसी के एक दो वर्क्स हैं। जैसे चार्ल्स डिकन्स के बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो हमें पढ़ के जाने चाहिए। विलियम मैकपिस ठाकरे के का मेनली जो है वैनिटी फेयर है। जॉर्ज एलियट के भी 4-5 नॉवेल्स हैं। शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर है, ठीक है। इसी तरह से एमिली ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, इनका भी एक एक नॉवल है। थॉमस हार्डी के काफी नॉवेल्स हैं। एलिजाबेथ गैस्किल के भी 2-3 नॉवेल्स हैं। सो इस तरह से हमें इस एज को कवर करना है कि इसके नॉवलिस्ट से हम मेन नॉवलिस्ट को एटलीस्ट पढ़ के जाएं। माइनर ऑथर्स को हम छोड़ भी देंगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट एटलीस्ट ये 10 नॉवलिस्ट आपको डेफिनेटली क्लियर करके जाने हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम देम। इन सबसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। Who among the following protagonists of Thomas Hardy feels his lot as akin to Jobs?
सो क्वेश्चन जो है बहुत ही आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, एनटीए में पूछा गया था। पहले मैं सोच रही थी इसको ना डालूं, हमारे पेपर में शायद ये नहीं आएगा, बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। कौन सा प्रोटैगनिस्ट है थॉमस हार्डी का जिसको जॉब के साथ, जॉब यहाँ पर नौकरी वाला जॉब नहीं है, जॉब के साथ जिसको लगता है कि वो सिमिलैरिटी फील करता है। सो वो जो कैरेक्टर है वो है जूड, जूड द ऑब्सक्योर का जूड। अब जॉब कौन है? बुक ऑफ जॉब्स, बाइबल से एक कैरेक्टर है, उसकी कंडीशन सिमिलरली खराब है जैसे जूड द ऑब्सक्योर के जूड की है। अब जूड की अगर आपने कहानी पढ़ी है जूड द ऑब्सक्योर की, उसमें उसकी कंडीशन बहुत खराब है, उसकी शादी होती है वो नहीं सेटल होती, फिर उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके साथ उसकी शादी सेटल नहीं होती है, उस शादी नहीं होती है, मतलब उसके साथ वो ऐसे ही रह रहा है। उसके बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं छोटे छोटे, तो उसकी जो कंडीशन है वो बहुत मिजरेबल है। एंड जो जूड है और जॉब है, उन दोनों की कंडीशन सिमिलर दिखाई गई है, बट इन दोनों के अंदर एक होप है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय, ये नॉवल किसका है? टाइटल्स हमें सारे याद करके जाने हैं। ये जो टाइटल है ये है थॉमस हार्डी का, थॉमस हार्डी ने ये नॉवल लिखा है। सो थॉमस हार्डी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं, इनके सारे टाइटल्स तो एटलीस्ट करके जाना। कुछ कुछ नॉवेल्स हैं जो इनके बहुत फेमस हैं, जो मैं आगे क्वेश्चंस में आपको बताती रहूंगी, उनकी आपको डिटेल समरी भी करके जानी है। एबल विटल इज ए कैरेक्टर इन, सो ये बहुत ही माइनर सा कैरेक्टर है एबल विटल। ये कैरेक्टर आया है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से। बी विल बी द आंसर। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में एक छोटा सा कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर है, एक लेबरर है जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है उसके यहाँ पर काम करता है, एक छोटा सा वर्कर है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सीन है, जब एबल विटल एक दिन आता है काम पे, वो लेट हो जाता है जिसकी वजह से जो हैंचर्ड है, जो हमारा हीरो है जिसके नाम पर मेयर ऑफ कास्टरब्रिज नॉवल का नाम भी है, वो उसको गुस्सा करने लगता है। सो ये जो सीन है ये एक इम्पोर्टेंट मोड़ लेता है कहानी में, इसकी वजह से भी इम्पोर्टेंट है। सो आपको ये नाम याद रखना है, और कैरेक्टर्स भी आप इम्पोर्टेंट नॉवेल्स के याद करके जाएंगे। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। सो हमें नॉवेल्स और मेजर सिंबल्स को मैच करना है, कि कौन से नॉवल में कौन सा सिंबल रखा गया है। डॉम्बी एंड सन जो है उसके साथ हम मैच करेंगे ट्रेन को, टू। डॉम्बी एंड सन्स में ट्रेन एक सिंबल है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव में हिथ एक सिंबल है, और ब्लीक हाउस में फोग एक सिंबल है, टेस में मिस्ट एक सिंबल है। सो हमें सिंबल्स भी देखने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, इनकी समरीज जब आप देखो, कैरेक्टर्स देख के जाना, स्टोरी लाइन देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटैगनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कार्पेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे, हु इज द प्रोटैगनिस्ट? सो एक प्रोटैगनिस्ट है थॉमस हार्डी का ही, उसने एक कन्फेशन लेटर लिखा है, बट उसकी डेस्टिनी ऐसी होती है कि वो जो लेटर है वो जब दरवाजे के नीचे स्लिप करती है तो वो एक कारपेट के नीचे चला जाता है, और जिस ओकेजन से पहले, शादी से पहले वो मिलना चाहिए था, वो हीरो को नहीं मिलता, एंजल क्लियर को नहीं मिलता। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा टेस, टेस ऑफ द अबर विले से ये कैरेक्टर है, डी विल बी द आंसर। टेस ने चिट्ठी लिखी थी एंजल को ये बताने के लिए कि उसका रेप हुआ था, ठीक है, ताकि शादी से पहले सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, बट उसको वो चिट्ठी मिलती नहीं है, वो उसके कारपेट के नीचे चली जाती है, एंड बाद में फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं टेस को भुगतने पड़ते हैं। ये जो नॉवल है थॉमस हार्डी का, इसके ऊपर इंडिया में एक मूवी भी बनी है प्रेम ग्रंथ के नाम से। ये भी आपको देखनी चाहिए, मूवी अच्छी मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय थॉमस हार्डी वाज ओरिजिनली टाइटल्ड बाय द सेंचुरीज डेथबेड? आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, पोइट्री से जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं थॉमस हार्डी के क्वेश्चंस, बट फिर भी ये क्वेश्चन देख लेना, नेट में भी पूछा गया था। सी विल बी द आंसर। बाय द सेंचुरीज डेथबेड एक पोएम है थॉमस हार्डी की, माइनर सी पोएम है, उसका टाइटल द डार्कलिंग थ्रश था, ठीक है। दो टाइटल हैं इस पोएम के। थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नॉवल वॉज,
सो क्रोनोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्रोनोलॉजी आपको करके जानी है। लास्ट नॉवल कौन सा है? थॉमस हार्डी का। थॉमस हार्डी का लास्ट नॉवल जो है बी, जोड़ द ऑब्सक्योर, उन्होंने सबसे लास्ट में लिखा था। और ये चारों नहीं, तीनों नॉवेल्स हैं, ए बी सी, इनकी समरी आप पढ़ के जाना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक मैनी अदर नॉवलिस्ट हार्डी एम्प्लॉयड लैंग्वेज वेरिएशन, डायलेक्ट एंड स्टैंडर्ड with a purpose. In this respect, which of the following statements is correct? So बहुत सारे नॉवलिस्ट्स की तरह हार्डी ने भी लैंग्वेज वेरिएशंस यूज किए हैं। लैंग्वेज वेरिएशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि जिस तबके का, जिस सोशल क्लास से जो कैरेक्टर है, उस सोशल क्लास का कैरेक्टर उस सोशल सेटअप की लैंग्वेज ही बोलेगा। अगर बहुत हाई फाई पढ़ा हुआ इंसान है तो वो हाई फाई लैंग्वेज बोलेगा, अगर कोई लोअर क्लास छोटे काम करता हुआ इंसान है तो वो वैसी लैंग्वेज। तो जनरली नॉवलिस्ट ये यूज करते हैं। बट in this respect, which of the following statements is correct? तो थॉमस हार्डी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? His major characters such as Tess and Jude always speak in local dialects as per their social position. बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है बी, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। His major characters such as Tess and Jude rarely speak in local dialects in spite of their social positions. अब देखो, जूड और टेस दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो डायलेक्ट है वो भी लोकल होना चाहिए। बट थॉमस हार्डी ने ऐसा नहीं किया, ये लोग रेयरली, कभी कभी ही लोकल डायलेक्ट में बात करते हैं, अदरवाइज इनका जो बोलने का स्टैंडर्ड है वो जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स इन। प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स गॉड को कौन से बुक में कहा गया है? पैराडाइज लॉस्ट, वेटिंग फॉर गोदो, टेस ऑफ द अबर विलेज, द वाइट डेविल। सो ये जो टाइटल है, ये जो फ्रेज है, ये यूज किया गया था टेस ऑफ द अबर विलेज में। सी विल बी द आंसर। अब इसका मतलब क्या है? टेस की जब एंजल क्लेयर से शादी होने वाली थी तब ये यूज किया गया था द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स की। जो प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स है हैज एंडेड हिज स्पोर्ट, कि अब उसने अपना जो काम है वो छोड़ दिया है, अब वो उसकी किस्मत के साथ खेल नहीं रहा है, आखिरकार उसकी किस्मत में उसका साथ दिया है और अब वो शांति से है, यानी कि जो हमारी हीरोइन है अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी बिगिंस विद द सोम्बर डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डन हिथ। एग्डन हिथ का डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है? एग्डन हिथ का डिस्क्रिप्शन द रिटर्न ऑफ द नेटिव में है। सो बी विल बी द आंसर। व्हाट इज फोस्टर कलेक्शन? अब ये भी एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, हमें ये भी देखना है। व्हाट इज फोस्टर कलेक्शन? फोस्टर कलेक्शन क्या है? फोस्टर कलेक्शन जो है हमारा, फोस्टर कलेक्शन की बात करें तो फोस्टर कलेक्शन मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है सी। फोस्टर कलेक्शन इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ चार्ल्स डिकेंस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्रूफ्स क्यूरेटेड बाय जॉन फोस्टर। कि जो चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवेल्स लिखे थे उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स और प्रूफ्स को इकट्ठा किया था जॉन फोस्टर नाम के एक इंसान ने। सो उसकी जो वो कलेक्शन है, उसके जो वो प्रूफ्स हैं, उसको फोस्टर कलेक्शन कहा जाता है। ये भी डायरेक्ट नॉवल से क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपके लिए कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि अगर वो पेपर में आए या उनसे रिलेटेड कुछ आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। डिकेंस नॉवेल्स आर कॉल्ड न्यू गेट नॉवेल्स। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज डिकेंस adulates in these novels the careers and adventures of criminals. So डिकेंस के नॉवेल्स को न्यू गेट नॉवेल्स कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को अपने नॉवेल्स में रखा गया है। न्यू गेट क्या है? न्यू गेट इंग्लैंड में एक प्रिजन है। सो प्रिजन से जैसे कैरेक्टर्स होते हैं वैसे ही कैरेक्टर्स डिकेंस ने अपने नॉवेल्स में रखे हैं। सो इसका जो आंसर रहेगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू।
and R is the correct explanation. So A will be the answer. Next question है, put the following novels by Charles Dickens in a sequential order with the help of code. So sequence में डालना, chronology वाला question है. Great Expectations, Hard Times, Bleak House, A Tale of Two Cities. इसकी जो क्रोनोलॉजी बनेगी, सबसे पहले आएगा ब्लीक हाउस, फिर उसके बाद हार्ड टाइम्स, फिर उसके बाद आएगा ए टेल ऑफ टू सिटीज एंड देन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस सबसे लास्ट में आएगा. सो चार्ल्स डिकेंस के 15-16 नॉवेल्स हैं जिनकी क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप. सो ये एक फ्रेज है, एक कोटेशन है चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में से. सो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो ये बोलता रहता है समथिंग विल टर्न अप. समथिंग विल टर्न अप ये बोलता रहता है बी मिकॉबर. ठीक है, ये डेविड कॉपरफील्ड से कैरेक्टर है. सो इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट फिर भी उसको एक पॉजिटिव होप है कि कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस कार्लाइल्स राइटिंग. थॉमस कार्लाइल एक एसेइस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं. उनकी राइटिंग से कौन से नॉवलिस्ट इस एज के ही इन्फ्लुएंस हुए थे, उनके नाम हमें ढूंढने हैं. सो उनकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस हुए थे चार्ल्स डिकेंस एंड बी एलिजाबेथ गैस्कल. ये दोनों जो हैं थॉमस कार्लाइल की राइटिंग से इन्फ्लुएंस होके लिखते थे. सो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए 1 and 2. मैच द कॉलम्स, कैरेक्टर और नॉवल को मैच करना है. ऐसे क्वेश्चन जनरली आसान होते हैं क्योंकि अगर हमें एक या दो भी पता होते हैं तो हमारा आंसर ठीक होने के चांसेस होते हैं. सो प्रे करो कि ऐसे क्वेश्चंस आए और आपके पढ़े हुए में से आए. लेडी डेडलॉक जो है वो अपीयर होती है ब्लीक हाउस में. लेडी बर्ट्राम जो है वो अपीयर होती है मैन्सफील्ड पार्क में. एंड लेडी हैरियट जो है वो वाइव्स एंड डॉटर्स में अपीयर होती है. लेडी जेन जो है वैनिटी फेयर में अपीयर होती है. सो इस तरह से आप अपना मैच करके देखना कि आपको कौन से कैरेक्टर्स याद थे. सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से क्वेश्चन ये है. Listed below are the titles of novels and the sources to which they are aligned by readers. Match them appropriately. So इसमें 4 novels के नाम दिए गए हैं और उन novels ने कहाँ से source लिया है अपनी कहानी का, हमें उसे मैच करना है. ठीक है. सो फर्स्ट है पीटर कैरेज जैक मैक्स जो है वो आया है ग्रेट एक्सपेक्टेशन से. डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन से इसका सोर्स है. वहां मैग्स नाम का एक क्रिमिनल होता है, वहां से स्टोरी ली है इन्होंने. सेकंड है जेएम कोएट्जी का फो इंस्पायर्ड है डेनियल डिफो के रोबिन्सन क्रूसो से. थर्ड है आपका जीन राइज वाइट सरगैसो सी जो है वो इंस्पायर्ड है शार्लोट ब्रॉन्टे के जेन आयर से. बेसिकली शार्लोट ब्रॉन्टे का जो जेन आयर है उसका प्रीक्वल है. ये लिखा तो बाद में गया है वाइट सरगैसो सी, बट ये उसका प्रीक्वल है. प्रीक्वल क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना सीक्वल, किसी कहानी का बाद का जो पोर्शन होता है वो सीक्वल होता है. उसी कहानी का जो पहला पार्ट होता है उसको हम प्रीक्वल कहते हैं. जैसे अभी जो है कल्कि नाम की मूवी आई है, कल दिन उसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वल. सो जो पार्ट आएगा उसका प्रीक्वल कौन सा होगा, कल्कि मूवी. ठीक है. सो जेन आयर जो है वो उससे इंस्पायर होके उसकी कहानी, बर्था मेसन की कहानी है इसमें. वाइट सरगैसो सी में ये दिखाया कि रोचेस्टर और बर्था मेसन की किस तरह से शादी होती है, और जेन आयर में दिखाया कि कैसे बर्था मेसन एक एटिक में रहती है, छत पे रहती है और वो पागल हो चुकी है. ठीक है. लास्ट है हमारा विलियम गोल्डिंग्स का जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है. विलियम गोल्डिंग्स का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है. हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं. ये हमारा इंस्पायर्ड है R.M. बैलेंटाइन के द कोरल आइलैंड से. तो इस तरह से हमें मैच करना है, हमें सोर्सेज पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 ऑफ ओलिवर ट्विस्ट ओपन्स विद अ नरेशनल
remark about Oliver being punished for the commission of the impious and profane offense of asking for more. What did Oliver ask for more? ओलिवर ने ओलिवर ट्विस्ट से ये क्वेश्चन है. ओलिवर ट्विस्ट में चैप्टर 3 में जब ओलिवर एक छोटा बच्चा होता है तो वो कुछ मांगता है. ठीक है, वो क्या मांगता है जिसकी वजह से उसको एक ऑफेंस माना जाता है? क्या वो खेलने के लिए टाइम मांगता है, क्या वो खाना मांगता है, बुक्स मांगता है या मनी मांगता है? सो वो खाना मांगता है. जिस जगह पर वो रहता है, जिस कस्टडी में वो रहता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है कि वो उनका टेक केयर करे, बट वो लोग उनको प्रॉपर फूड नहीं देते. तो वो जब खाना मांगता है तो उसको मार पड़ती है एंड उसको बहुत ही इम्पायस एंड प्रोफेन ऑफेंस माना जाता है. Peter Ackroyd's first novel, The Great Fire of London, picks up the historical echoes and artfully deploys a Dickens novel as an intertext. Identify the source Dickens text. So ये भी, इसमें भी source ही पूछा गया है. इसमें जो source है वो है B. Little Dorrit. Next question है The Office of Circumlocution occurs in. ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन एक सेटिंग है. ये किस नॉवल में अपीयर होती है? चार्ल्स डिकेंस के. ये भी अपीयर होती है लिटिल डॉरिट में. ए विल बी द आंसर. Charles Dickens opined that no man ever before had the art of making himself mentally so like a woman since the world began. He was acknowledging the quality of the work of which writer? So मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस टाइम की जो ऑथर्स हैं वो पेन नेम से लिखती थी. So जब चार्ल्स डिकेंस ने इस ऑथर के नॉवेल्स पढ़े तो उन्होंने कहा कि कोई भी मेल मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने विमेन का डिस्क्रिप्शन इस तरह से किया हो जैसे उसने विमेन की जिंदगी जी हो. तो ये कौन से राइटर के लिए उन्होंने लाइंस कही हैं? ये उन्होंने कही हैं जॉर्ज एलियट के लिए. सो जॉर्ज एलियट का एक्चुअल नेम था मैरी एन इवेंस. जॉर्ज एलियट उन्होंने पेन नेम लिया था जो कि एक मेल नेम है. सो लोगों को नहीं पता था कि एक फीमेल का वर्क है. सो चार्ल्स डिकेंस ने इसीलिए कहा है कि मैंने ऐसा कोई वर्क नहीं पढ़ा है जिससे पढ़ के मुझे लगे कि किसी फीमेल ने लिखा है. Charles Dickens' A Tale of Two Cities begin with the sentence. Very 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 important sentence. बहुत बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. नेट में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है. सेट में, स्लेट में, उसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, हर जगह ये क्वेश्चन एक ना एक बार तो पूछा गया है. सो चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज कैसे स्टार्ट होता है, उसकी ओपनिंग लाइन्स क्या हैं? उसकी ओपनिंग लाइन्स, उसका पूरा पैराग्राफ देखना, मजा भी आएगा पढ़ के. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. सो ये इस तरह के फ्रेज उसमें एक पैराग्राफ में रिपीट हुए हैं. सो इसका आंसर है ए. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्ट ऑफ चांसरी इज ए सेटिंग इन डिकेंस. सो डिकेंस से सेटिंग्स हमें सारे नॉवेल्स की देखनी है कि कौन सी स्टेट, कौन सी जगह पर नॉवल की कहानी सेट है. सेटिंग क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट को सेटिंग ही नहीं पता होता. सेटिंग क्या होती है? सेटिंग होती है जैसे मैं अगर कोई नॉवल लिखूं जिसमें अमेरिका में शूटिंग करूं, अमेरिका का कल्चर दिखाऊं, तो उसकी सेटिंग क्या होगी? अमेरिका. इसी तरह से अगर किसी भी जगह पर मैं कोई कहानी दिखा रही हूँ, कोई विलेज, जैसे पंचायत है, पंचायत एक सीरीज है, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी एक गाँव में दिखाई है, तो उस गाँव का जो नाम है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो उसकी सेटिंग है. सो चार्ल्स डिकेंस की सेटिंग भी हमें देखनी है, कैरेक्टर्स देखने हैं, उसके नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी हमें देखनी है. लिटिल नेल इज ए कैरेक्टर इन. लिटिल नेल कौन से नॉवल में आता है? लिटिल नेल जो है वो आता है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में. ये जो कैरेक्टर है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप से है. डी. Put the following novels by Charles Dickens in a sequential order with the help of code. ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से लिख दिया है इसमें. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, ब्लीक हाउस, ए टेल ऑफ टू सिटीज. सो इसको देख लेना. ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लास्ट में आएगा. Charles Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of. सो चार्ल्स डिकेंस के हार्ड टाइम्स में यूटिलिटेरियन जो थीम है उसको दिखाया गया है. यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट आप डिटेल में पढ़ के जाना क्योंकि उसकी मेन थीम है ये
यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से कैरेक्टर के थ्रू चार्ल्स डिकन्स ने हार्ड टाइम्स में दिखाया है? उसका आंसर आएगा थॉमस ग्रैडग्रिंड। मेन लीड कैरेक्टर है इसमें थॉमस ग्रैडग्रिंड, जिसके लिए फैक्ट्स मैटर करते हैं, जिसके लिए फन एंटरटेनमेंट ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, उसको जो फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो कहता है कि वो इम्पोर्टेंट है। जो एंटरटेनमेंट और जो ये इलॉजिकल बातें हैं इनके पीछे लाइफ स्पेंड खराब नहीं करनी चाहिए। इसी चक्कर में वो अपनी बेटी की शादी भी जो है अपने ही एक फ्रेंड बाउंडर बी से करा देता है जो उसकी डबल द एज है, ये सोच के कि वो वहाँ पर सही रहेगी, क्योंकि जो बाउंडर भी है वो एक वेल ऑफ इंसान है, अच्छा पैसा कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेरी वर्क सच एज चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, सैमुअल बटलर्स द वे ऑफ ऑल फ्लैश एंड जेम्स जॉयस को हम आगे पढ़ेंगे, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ विच फॉलोइंग नॉवलिस्टिक फॉर्म। सो ये जो नॉवेल्स हैं इनमें बेसिकली क्या कॉमन है, ये कौन से तरह का नॉवल है? न्यू नॉवल की कैटेगरी में है ये, या फिर एपिस्टलरी नॉवेल्स हैं ये, या बिल्डिंग्स रोमन है, या हिस्टोरिकल नॉवल है? सो ये बिल्डिंग्स रोमन है। बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ए नॉवल डीलिंग विद वन पर्सन्स फॉर्मेटिव ईयर्स, किसी भी कैरेक्टर के फॉर्मेटिव ईयर्स ग्रोथ जहाँ पर दिखाई दे वो जो है हमारा बिल्डिंग्स रोमन होता है। कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, किसी की जर्नी दिखाई है बचपन से लेके बड़े होने तक की, या बड़े होने से बुढ़ापे तक की, ठीक है, यंग एज से, तो उस कैरेक्टर की जर्नी को हम बिल्डिंग्स रोमन कहते हैं। ऐसे नॉवेल्स को बिल्डिंग्स रोमन कहते हैं। तो इन सारे नॉवेल्स में बिल्डिंग्स रोमन है। चार्ल्स डिकन्स विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्रोड्यूस्ड, कौन सी नॉवल उन्होंने प्रोड्यूस की थी जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में गए थे, अमेरिका में गए थे? ऐसा कहा जाता है कि चार्ल्स डिकन्स के लाइफ टाइम में इंग्लैंड में उनके नॉवेल्स इतने पॉपुलर नहीं थे जितने आज हैं, और इनके नॉवेल्स पॉपुलर हुए थे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जब ये यूएस गए थे, इन्होंने यूएस विजिट किया था, वहां पर इन्होंने एक नॉवल लिखा था। वो कौन सा है? वो है सी, मार्टिन चूजलविट, ये इन्होंने लिखा था वहां पर जाकर, और वहां पर काफी पॉपुलर भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी डेडलॉक इज ए कैरेक्टर इन डिकेंस, डिकेंस के कौन से नॉवल से ये कैरेक्टर है? ये है ब्लीक हाउस से। मैच द कैरेक्टर विद द वर्क, कैरेक्टर और वर्क अगेन मैचिंग का क्वेश्चन आया है। काउंट फोक्सको आई है द विमेन इन वाइट में से। मार्गरेट हेल जो है, मार्गरेट हेल नॉर्थ और साउथ, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है ये भी, नॉर्थ और साउथ, एलिजाबेथ गैस्कल का है। नॉर्थ और साउथ से है। एंड ल्यूसी स्नो जो है वो विलेट से आई है, एंड मैगी टू लीवर मिल ऑन द फ्लॉस से आई है। मैगी टू लीवर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मिल ऑन द फ्लॉस एक इंपॉर्टेंट नॉवल है जॉर्ज एलियट का। Which novel of George Eliot was read with pleasure by Queen Victoria and also commissioned for 2 paintings of scenes as a mark of recognition? ऐसे कौन से 2 नॉवेल्स हैं जॉर्ज एलियट के जो क्वीन विक्टोरिया ने पढ़े थे? नहीं, ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें से 2 सीन क्वीन विक्टोरिया ने पेंट करवाए थे, मतलब पेंटिंग्स बनवाई थी, और उन्होंने बहुत चाव से पढ़ा था और अप्रिशिएट किया था? सी विल बी द आंसर, एडम बेडे। ये नॉवल क्वीन विक्टोरिया को बहुत पसंद आया था और इसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स भी बनवाई थी। When Fred got into debt, it always seemed to him highly probable that something or other he did not necessarily conceive what would come to pass, enabling him to pay in due time. एक कैरेक्टर है फ्रेड विंसी, वो मिडल मार्च से है, और क्यों इसमें पूरे कॉन्वर्सेशन में दिखाया है कि वो जो है डेट में है, यानी कि उसने उस डेट क्या होता है, कर्जा, उसने कर्जा उठाया हुआ है। तो वो क्यों है कर्जे में, क्यों है? वाई इज फ्रेड वेंसी इन डेट? वो उसे क्यों पैसे चुकाने हैं, उसका पैसा कहाँ गया? ही इज, बी विल बी द आंसर, ही इज एन इनवेटरेट गैम्बलर। गैम्बलर है, वो सारा पैसा गैम्बलिंग में लगा देता है, इसीलिए
वो डेट में है, सारा पैसा उसका खत्म हो जाता है। डायना मॉरिस इज ए कैरेक्टर इन जॉर्ज एलियट्स नॉवल। डायना मॉरिस कौन से नॉवल से कैरेक्टर लिया गया है? एडम बेडे से है ये भी इम्पोर्टेंट नॉवल है। सो जॉर्ज एलियट के कोशिश करना कि सारे नॉवेल्स पढ़ के जाओ। पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज एलियट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, सीक्वेंस में लगाना है हमें। सो सबसे पहले आएगा रमोला, सेकेंड नंबर पे आएगा मिडिल मार्च, थर्ड नंबर पे आएगा फेलिक्स होल्ट या द रेडिकल, एंड फोर्थ नंबर पे आएगा डेनियल डेरोटन। नेक्स्ट, who among the Victorian authors has described himself herself as an agnostic? So किसने अपने आप को एग्नोस्टिक डिस्क्राइब करा है? इसका आंसर है सी, जॉर्ज एलियट। नेक्स्ट है जॉर्ज एलियट्स अटेम्प्ट टू राइट अ हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ द इटालियन रेनेसां वाज नॉट सक्सेसफुल, विच वाज द नॉवल? जॉर्ज एलियट का जो एक हिस्टोरिकल नॉवल है जिसमें उन्होंने इटालियन रेनेसां लिखने की कोशिश की थी, बट वो जो नॉवल है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सो कौन से नॉवल में बेसिकली इटालियन रेनेसां हमें दिखता है? वो है रमोला। डी रमोला विल बी द आंसर। The prelude to Middlemarch makes a reference to the particular history of a remarkable woman. So Middlemarch, the prelude to Middlemarch है, उसमें कौन से हिस्टोरिकल कैरेक्टर, कौन से हिस्टोरिकल विमेन को डिस्क्राइब किया गया है? सो इसका आंसर आएगा बी, सेंट थेरेसा। Dash read Adam Bede with such pleasure that she not only keenly recommended it to her relatives but also commissioned two paintings of scenes from the novel. ये क्वेश्चन पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ा सा चेंज करके ये क्वेश्चन है, बट फिर भी चलो मैं आंसर आपको बता देती हूँ, बट आपको आंसर पता था या नहीं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो क्वीन विक्टोरिया विल बी द आंसर। क्वीन विक्टोरिया ने ये नॉवल पढ़ा था, उनको बहुत मजा आया था और उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को भी ये रेकमेंड किया था और इसके ऊपर 2 पेंटिंग्स भी बनवाई थी। Which of the following arrangements is in the correct chronological sequence? Again novels को हमें जो है करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। इसका जो आंसर रहेगा वुदरिंग हाइट्स सबसे पहले नंबर पर, विलेट, फिर नॉर्थ एंड साउथ या नॉर्थ और साउथ, एंड एडम बेडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रेगमेंटरी अनफिनिश्ड नॉवल एंटाइटल्ड एमा was published in Cornhill magazine, identify the author. So अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एमा को देखते ही भागेंगे सी ऑप्शन पर, जेन ऑस्टन, बट सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है शार्लोट ब्रॉन्टे। एमा जो है एक कंप्लीट नॉवल है जेन ऑस्टन का, बट यहाँ पर उस एमा वाले नॉवल की बात नहीं की गई, यहाँ पर बात है फ्रेगमेंटरी अनफिनिश्ड नॉवल। जो जेन ऑस्टन ने नॉवल लिखा है एमा, वो एक कंप्लीट नॉवल है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है, ऐसे ही भाग नहीं पड़ना है कि अच्छा एमा लिखा है तो जेन ऑस्टन को क्लिक कर दो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। एक फ्रेगमेंटरी अनफिनिश्ड नॉवल है जो कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश हुआ था, उसकी ऑथर कौन है? सो इसकी ऑथर जो है वो है जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट ने भी एमा नाम से एक नॉवल शुरू किया था, बट वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। सॉरी, जॉर्ज एलियट नहीं, शार्लोट ब्रॉन्टे। शार्लोट ब्रॉन्टे ने भी ये नॉवल शुरू किया था, बट वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। 41st क्वेश्चन है बिलो आर 2 सेट्स ऑफ टेक्स्ट, वन ऑफ विच हैज इंस्पायर्ड द अदर, मैच द टेक्स्ट विद इट्स इंस्पिरेशन। कौन सा नॉवल कहाँ से इंस्पायर होकर लिखा गया है, ये हमें देखना है। फर्स्ट है कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड ये ऑलरेडी एक बार एनटीए में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है, नॉवेल्स बीच बीच में चेंज कर दिए गए हैं। सो फर्स्ट है कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से का सोर्स है, इंस्पायर्ड नहीं है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है वो कोरल आइलैंड से इंस्पायर्ड है। द ओडिसी जो है वो मैच होगा ओमरूस से। एंड थर्ड है द महाभारत द ग्रेट इंडियन नॉवल जो है। एंड फोर्थ जो है जेन आयर, उसका मैच होगा वाइट सैरगैसो
सी के साथ। सो वाइड सरगेसो सी ने सोर्स लिया है जेन आयर को। In which novel does the hero, driven by passion and revenge, add a new dimension to the concept of suffering? कौन सा ऐसा हीरो है जो अपने पैशन और रिवेंज की वजह से अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सफरिंग का एक न्यू डायमेंशन लेकर आता है? वुदरिंग हाइट्स, जूड द ऑब्सक्योर, मिल ऑन द फ्लोर, हार्ड टाइम्स। वैसे तो चारों ही नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रॉब्लम में हैं, बट जो पैशन और रिवेंज है उसका कैरेक्टर है हिथक्लिफ। हिथक्लिफ के अंदर बड़ा होने का पैशन भी था, अपनी जो बचपन की फ्रेंड कैथरीन है उसके साथ शादी करने का पैशन था, और जब उसकी शादी कैथरीन से नहीं होती है तो वो रिवेंज भी लेना चाहता था, जिसके चलते उसने उसी की ननद से जिससे कैथरीन की शादी हुई थी, दोबारा से बता देती हूँ, हिथक्लिफ जो है वो कैथरीन नाम की एक लड़की से प्यार करता था जो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, एंड उसकी शादी जो है उससे नहीं होती है, लिंटन फैमिली में हो जाती है। तो कैथरीन के घर में एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो कैथरीन रखते हैं, और हिथक्लिफ के घर एक लड़का पैदा होता है जिसकी शादी वो रिवेंज के चलते कैथरीन की बेटी कैथरीन से करा देता है, एंड वो उसको टॉर्चर करता है, ठीक है, ताकि वो अपना बदला ले सके। सो किस तरह से ये जो पैशन है ये उसका दुश्मन बन जाता है, इसकी वजह से वो सारी उम्र जो है वो परेशान रहता है, एंड लास्ट में वो अकेला रह जाता है, एंड लास्ट में वो सारा टाइम कैथरीन को याद करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चार्लोट ब्रॉन्टेज जेन आयर, व्हाट डज मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट एक्यूज जेन ऑफ व्हेन ही विजिट्स लॉवुड स्कूल? सो जेन आयर एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसमें कि शार्लोट ब्रॉन्टे की खुद की कहानी हमें दिखाई देती है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। सो जब उनका जो कैरेक्टर है जेन आयर, जब वो स्कूल में जाती है, उसको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं उनके मामा, ताकि उनकी जो मामी है और उनके बच्चे उनको टॉर्चर ना करें। वहाँ पर उनको मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट मिलते हैं जो स्कूल के हेड होते हैं, एंड वो बहुत ही अच्छे इंसान नहीं है। तो वो शार्लोट ब्रॉन्टे को एक्यूज करते हैं, किस बात के लिए एक्यूज करते हैं? वो उसको झूठ बोले, लाइंग, सी विल बी द आंसर। वो उसको झूठा बुलाते हैं, उसको झूठ बोलने के लिए एक्यूज करते हैं, जबकि जेन आयर ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। One of the most famous movements of direct address to the reader, reader I married him occurs in। So इतना डायरेक्ट एड्रेस किसने किया है अपने रीडर से, इतनी डायरेक्ट बात किसने की है? रीडर्स आई मैरिड हिम। इसका जो आंसर है, इसका आंसर रहेगा शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर। शार्लोट ब्रॉन्टे में जो जेन आयर है उसकी शादी लास्ट में मिस्टर रोचेस्टर के साथ हो जाती है, एंड इसीलिए डायरेक्ट इसमें आया है रीडर आई मैरिड हिम। नेक्स्ट कोटेशन है, आई एम नॉट एन एंजल एंड आई विल नॉट बी वन टिल आई डाई, आई विल बी माई सेल्फ। सो मैं कोई एंजल नहीं हूँ और जब तक मैं मर नहीं जाती हूँ तब तक मैं एंजल बन भी नहीं सकती हूँ। मैं आई विल बी माई सेल्फ, मैं खुद हूँ, है ना। सो माई सेल्फ हूँ। दिस इज, ये जो लाइन्स है ये कहाँ से आई हैं? ये जो लाइन्स हैं जेन आयर से आई हैं। जेन आयर इन द अपोनिमस नॉवल। अपोनिमस क्या होता है? अपोनिमस के लिए एक और वर्ड होता है टाइटुलर कैरेक्टर, है ना, कि जिस कैरेक्टर के नाम से नॉवल का भी नाम रख दिया है। सो जेन आयर इसमें एक कैरेक्टर भी है, जेन आयर इसके नॉवल का भी नाम है। सो जेन आयर ने ये स्टेटमेंट दी है इस नॉवल में। विच कैरेक्टर इन जेन आयर यूजेस रिलीजन टू जस्टिफाई क्रूअलिटी? कौन सा कैरेक्टर है जेन आयर में जो रिलीजन के नाम पर क्रूअलिटी करता है? सो एक ही कैरेक्टर है जो इसमें रिलीजन के नाम पर क्रूअलिटी करता है। वैसे तो इसमें 3-4 कैरेक्टर हैं जो क्रूअल हैं। सबसे पहले जेन आयर की जो मामी हैं और उनके बच्चे हैं वो क्रूअल हैं। सेकेंड नंबर पे जो क्रूअल इंसान उनको मिलता है वो है मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, जो कि उसके स्कूल का हेड है। वो भी रिलीजन के नाम पर बच्चों के साथ क्रूअलिटी करता है, एंड जिसकी सज़ा उसको मिलती भी है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है बाद में। सो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट विल बी द आंसर। मैच द कैरेक्टर विद द वर्क। कैरेक्टर को वर्क के साथ मैच करना है। पिप या फिलिप पिरिप जो है वो आता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। कैजाबॉन जो कैरेक्टर है वो आता है मिडिल मार्च में। एंड बैकी शार्प जो है वैनिटी फेयर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन लीड कैरेक्टर है।
हिथक्लिफ, जिसके बारे में अभी मैंने आपको कहानी सुनाई, हिथक्लिफ एंड कैथरीन की, वो आते हैं वुदरिंग हाइट्स में। वुदरिंग हाइट्स एक घर का नाम है और नॉवल का भी। Which of the William Makepeace Thackre's novels closing sentence is this? कौन से ठाकरे के कौन से नॉवल की एंडिंग लाइन्स हैं ये? Which of us is happy in this world? Which of us has his desire? Or having it is satisfied? So ये लास्ट लाइन्स हैं वैनिटी फेयर की। विलियम मेकपीस ठाकरे का वैसे भी यही एक नॉवल है जिसको आपको बहुत डिटेल में करके जाना है, सारे कैरेक्टर्स आपको करके जाने हैं इसमें। बेकी शार्प का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, उसकी कहानी आपको समझनी है, उसका सारे कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है वो आपको समझना है। तो आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, माइंड मैप से जो है चीज़ें याद करनी आसान होती हैं। Which of the following adjectives will not apply to Becky Sharp, a major character in Vanity Fair? कौन सा एडजेक्टिव हम बेकी शार्प के लिए यूज नहीं कर सकते? नॉट वर्ड को हमें मिस नहीं करना है, नॉट वर्ड को हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग नॉट वर्ड को पढ़ना ही भूल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स विल नॉट अप्लाई? बेकी शार्प में ये कौन सी क्वालिटी नहीं थी? एम्बिशियस, वो बिल्कुल बहुत एम्बिशियस थी। एनर्जेटिक भी थी। वेल बॉर्न नहीं थी, वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुई थी तो वो वेल बॉर्न नहीं थी। वेल बॉर्न का मतलब होता है, क्या होता है? समवन विद द सिल्वर स्पून, यानी कि अमीर फैमिली में पैदा होना। स्कीमिंग, वो डेफिनेटली स्कीमिंग थी, वो हर टाइम स्कीम्स बनाती रहती थी कि वो किस तरह से अमीर हो। उस स्कीम के चलते ही वो एक ऐसे इंसान से शादी कर लेती है जिससे वो प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि वो सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा एंड मैं अपना सोशल स्टेटस रेज कर लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है WM यहाँ पर विलियम मेकपीस ठाकरे के लिए है। विलियम मेकपीस ठाकरे's वैनिटी फेयर ओज इट्स टाइटल टू। वैनिटी फेयर का जो टाइटल है वो कहाँ से आया है? वैनिटी फेयर का जो टाइटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस वर्क से आया है। हमारे HPSC के सिलेबस में नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। बनियान के जो कि एक रेस्टोरेशन नहीं, जो हमारे इंट्रीगम पीरियड में आते हैं बनियन, उनके पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से ये टाइटल लिया गया है। सो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक मेला होता है वैनिटी फेयर, जहाँ पर हर उस कैरेक्टर को जो भगवान से मिलना चाहता है अपनी जर्नी में जाना पड़ता है। और उस मेले में क्या होता है, उस मेले में हर वो टेम्पटेशन होती है जो इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है भगवान के नाम से। वहाँ पर अनलिमिटेड खाना होता है, अनलिमिटेड कपड़े होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, सेक्सुअल लाइफ होती है, सब कुछ वहाँ पर है, हर तरह का प्लेजर है। उस प्लेजर वाले मेले से अगर कोई बच के निकल जाए तभी वो भगवान तक पहुँच सकता है। जनरली लोग वहीं पर रुक जाते हैं। सो वैनिटी फेयर जो है वहाँ से मैकपीस ठाकरे ने ये टाइटल लिया है। सो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे नॉवलिस्ट के ऊपर बचे हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में जब पोइट्री वाला सेक्शन करूँगी उसमें उन ऑथर्स को कवर करूँगी। एंड विक्टोरियन एज के बैकग्राउंड से भी कुछ क्वेश्चंस हमें कई बार मिल जाते हैं, सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक आप इन सारी चीज़ों को देखो, रिवाइज करो। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और बाकी मॉडर्न एज भी हम करेंगे विक्टोरियन के बाद। मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि मैम 19th-20th सेंचुरी के पोइट्स और राइटर्स को कवर करो। ये हमारा 19th सेंचुरी का ही डिस्कशन था। डिटेल्स मैंने आपको सारी दे दी हैं। और अपनी रिवीजन अच्छे से करो, इन क्वेश्चंस को देखो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपके पेपर में एज इट इज़ भी आ जाए। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।